तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आज के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यही पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। पेपर कोड हमारा है 359 इंटू GA। तो इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। आइए इसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करते हैं पूरे तरीके से। तो देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में कह रहा है, पहला निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 11 से 20 अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 विस्तृत प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा प्रश्न संख्या पहला है कि भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है। ए ऑप्शन है नगरीय परिवार, बी ऑप्शन है एकांकी परिवार, सी ऑप्शन है संयुक्त परिवार और डी ऑप्शन है ग्रामीण परिवार। तो देखिए, भारतीय परिवार की परंपरागत जो स्वरूप है वो है संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 14 सितंबर, सी ऑप्शन है 8 मार्च और डी ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो देखिए, जो विश्व महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एस्से ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए ऑप्शन है माल्थस, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है वेबर और डी ऑप्शन है मार्क्स। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा माल्थस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। ए ऑप्शन है DN मजुमदार, बी ऑप्शन है RK मुखर्जी और सी ऑप्शन है सोरोकिन और डी ऑप्शन है MN श्रीनिवास। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा MN श्रीनिवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, MN श्रीनिवास। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक अवधारणाओं के माध्यम से की। ए ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, बी ऑप्शन है पितरिम सोरोकिन, सी ऑप्शन है अगस्त कॉल और डी ऑप्शन है किंग्सले डेविस। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पितरिम सोरोकिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन है उद्योग एवं व्यापार, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है अशिक्षा और डी ऑप्शन है कम जनसंख्या। तो देखिए, नगरीय परिवार का जो यहाँ पे विशेषता है वो है उद्योग एवं व्यापार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ए ऑप्शन है नगरीकरण, बी ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सी ऑप्शन है औद्योगिकवाद और डी ऑप्शन है जातिवाद। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा। ए ऑप्शन है DN मजुमदार, बी ऑप्शन है SC दुबे और सी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज और डी ऑप्शन है MN श्रीनिवास। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा DN मजुमदार। तो यहाँ पे मजुमदार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ग्राम प्रधान का अध्यक्ष कौन होता है। ए ऑप्शन है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है। ए ऑप्शन है ग्राम प्रधान, बी ऑप्शन है ग्रामीण नेता, सी ऑप्शन है प्रबल जाति का नेता और डी ऑप्शन है वरिष्ठम नागरिक। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रधान। जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। अब देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा। ए ऑप्शन है रास, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है हर्षकोविट्स और डी ऑप्शन है सोरोकिन। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षकोविट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा आ गया अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो अतिलघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, नातेदारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है। जो नातेदारी है, इससे तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित होता है। इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे।
उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित है। कुछ विद्वानों के विचार में सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके विपरीत अन्य विद्वान सामाजिक संबंधों के अंतर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इतना इसमें आपको लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्यावरण को संरक्षित करने, पर्यावरण को बचाना। बी ऑप्शन दूसरा है सही, दूसरा यहाँ पे रहेगा विशेषता जिसकी इसका कारण है पर्यावरण आंदोलन का। दूसरा कारण है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा है वृक्षों का अवैध कटान और वृक्षों का संरक्षण करना। इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। उसका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि जनजाति को परिभाषित कीजिए। जनजाति को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करते हों, एक सामान्य भाषा बोलते हों तथा सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हों। इतना आपको लिखना है, इस पर भी आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, लघु समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये लोग निश्चित भूभाग पर कार्य करते हैं। उसके बाद है इनका जीवन सामान्य होता है। और तीसरा है ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 3 नंबर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखिए, उदारीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में धीरे धीरे शिथिलीकरण और अंततः उसकी समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम में बाजार की भूमिका की पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध है। इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे 3 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, जनजातीय समुदाय की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनजाति के सभी सदस्य आपस में नातेदार तो नहीं होते, अपितु प्रत्येक भारतीय जनजाति में नातेदारी प्रथा एक सशक्त संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एवं एकात्मक सिद्धांत के रूप में क्रियाशील रहती है। दूसरा है, जनजातियां अंतर विवाहित होती हैं और कुलों एवं उपकुलों में बटी रहती हैं। कुल स्वजन समूह होने के नाते वही विवाहित होती हैं। इतना आपको लिखना है, यहाँ से भी मिलेगा आपको 3 नंबर। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर देखिए, बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मौलिक रूप से और सबसे ऊपर एक विचारधारा है जिसके सांप्रदायिक दंगे और अन्य रूपों में सांप्रदायिक हिंसा परिणाम है। सांप्रदायिक विचारधारा तो बिना हिंसा के भी अस्तित्व बनाए रख सकती है, परंतु सांप्रदायिक हिंसा बिना सांप्रदायिक विचारधारा के नहीं हो सकती। इतना लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ग्राम पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना। उसके बाद है शुष्क यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना एवं एकत्र करना। तीसरा है सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से आपको इतना लिखेंगे, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हुंडी से क्या आशय है। तो देखिए हुंडी एक प्रकार का ऋण पत्र है जिसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में उपयोग करते हैं। हुंडी को देश के प्रत्येक कोने में स्वीकार किया जाता था क्योंकि व्यापार प्राथमिकता में इन समुदायों की जाति एवं नातेदारी क्षेत्रों में होता था। तो यहाँ से मिलेगा आपको 3 नंबर। अब हमारा आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 21 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। इसमें आपको लिखना है कि भारत में जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख परिणाम की विवेचना निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत की जा सकती है। नंबर 1, जनजातीय पहचान के प्रति जागरूकता में वृद्धि। दूसरा, जनजातियों में अपनी समस्याओं के प्रति चेतना में वृद्धि। उसके बाद है संरक्षणात्मक भेदभाव का उदय। उसके बाद है राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना। आगे है जनजातीय कल्याण कार्यक्रम। उसके बाद है जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम। और अगला है जनजातियों के गैर जनजातीय लोगों के संपर्क में वृद्धि। इतना आपको लिखना होगा, इतना आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे 6 नंबर।
अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय परिवार में आने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, परिवार के आकार में परिवर्तन, वर्तमान में पारिवारिक सदस्यों की संख्या सीमित होती जा रही है। दूसरा है पारिवारिक कार्यों की अपरिहार्यता में परिवार परिवर्तन, क्या है परिवर्तन, सॉरी अपरिहार्यता में परिवर्तन, यानी कि प्राचीन समय में परिवार सुरक्षा, सहयोग और शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, परंतु आज के कई संस्थानों के निर्माण हो जाने के कारण परिवार अपने द्वारा दृढ़ता और स्वरूप को कायम रख पाने में क्या है, असफल है। अब देखिए पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन, वर्तमान शिक्षा और सामाजिक चेतना में स्त्रियों को जागरूक बनाया है। उसके बाद है वैवाहिक और यौन संबंधों में परिवर्तन, देखिए वर्तमान संदर्भ में विवाह और यौन संबंधों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति में सुधार, वर्तमान समय में स्त्रियों को पहले की तरह चारदीवारी में कैद करके नहीं रखा जाता है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आ गया कि दहेज प्रथा तथा उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव दीजिए। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, दहेज प्रथा को रोकने के सुझाव या उपाय इस प्रकार हैं। देखिए नंबर 1, दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज में व्यापक जागरूकता लाई जानी चाहिए। यह कार्य पंचायतों के द्वारा समय समय पर अपने गांव में सभा बैठक करके आयोजित किया जा सकता है। दूसरा है प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह के माध्यम से भी दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद दहेज प्रथा को नियंत्रित करने व दहेज दोषियों को दंडित कराने के संबंध में कठोर कानून का भी निर्माण होना चाहिए। उसके बाद दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह कराना चाहिए और दहेज लेन देन वालों को सामाजिक बहिष्कार देना चाहिए। उसके बाद दहेज प्रथा को रोकने के लिए कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिखेंगे तो यहाँ से भी मिलेंगे आपको 6 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन के 2 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रेखीय या उद्विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे सरलता में जटिलता की ओर कुछ निश्चित स्तरों में से गुजरकर होता है। यह सामाजिक परिवर्तन का वह रूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ही ऊपर की ओर होती है। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्रवर्तक स्पेंगलर, पैरेटो, टाइनबी और सोरोकिन हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा को चक्र की भांति मानते हैं। उनका मत है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखिए, नगरीकरण में अनेक सामाजिक परिवर्तन किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप लोगों में व्यक्तित्ववादिता की वृद्धि हुई है। दूसरा है ग्रामीण लोग शहर के व्यवसायों, रोजगार, शिक्षा आदि के अच्छे अवसर देखकर नगरों की ओर आकर्षित होने की, गांव के लोग शहर में अच्छी शिक्षा देखकर, अच्छे व्यापार देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगला है नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज के मनोरंजन में के साधन परिवर्तित हो गए। उसके बाद है अगला है नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज में यातायात तथा संचार के साधन अत्यधिक विकसित हुए हैं। आगे देखिए, नगरीकरण द्वितीयक समितियों का विकास संभव हुआ है। नगरीकरण समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, साथ ही साथ व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विकास होता है, जो भारत में भी दिखाई देता है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि आप पूर्वाग्रह और अन्य किस्म की राय अथवा विश्वास के बीच कैसे भेद करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए आपको लिखना है, इसका आपको उत्तर लिखना है कि पूर्वाग्रह से आशय पूर्ण निर्णय से है, अर्थात वह धारणा जो विषय को बिना जाने और बिना उसके तथ्यों को जांचे आरंभ में ही बना ली जाती है। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के विषय में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को पूर्वाग्रह कहते हैं। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक उपनिवेश रहा, अनेक रूढ़िबद्ध विचारधारा उपनिवेशकों की देन है। जैसे कुछ समुदायों को वीर प्रजाति, कुछ को कायर या पौरुषहीन तथा कुछ को दगाबाज समुदाय की संज्ञा दी गई है। तो इतना आपको लिखना है, यहाँ से भी आपको मिलेगा 6 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि
यदि जाति से आप क्या समझते हैं? जाति प्रथा में परिवर्तन होने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया है कि सांप्रदायवाद क्या है? भारत में इसके कारणों परिणामों की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। अथवा करके दिया है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण समाजों में इससे उत्पन्न परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है भारत में दहेज प्रथा के क्या कारण है? भारतीय समाज में इसके प्रभाव बताइए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ई पेपर 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा और इसी प्रकार से आपको समाज का पेपर देना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों का आंसर सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।